Hello friends, you all are welcome to my YouTube channel Knowledge Breeze. Today our video is on fundamental rights. इससे पहले मैं फंडामेंटल राइट्स पर 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें इस तरह से फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए गए हैं कि आपको एक बार में वीडियो देखकर ये आर्टिकल याद रह जाएंगे। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम रिमेनिंग फंडामेंटल आर्टिकल्स कंप्लीट करेंगे। अनुच्छेद 24 तक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 35 तक। हम अपने 3 मूल अधिकार पहले ही कवर कर चुके हैं जो कि हमने पढ़े। अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक पढ़ा हमने स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 23 और 24 में पढ़ा हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आज हम अपना चौथा मूल अधिकार करने वाले हैं जो कि है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट जो बचते हैं मूल अधिकार उनको भी आज के इस वीडियो में कवर कर लेंगे और ट्रिक के माध्यम से याद भी करेंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, फिर कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में बोला गया है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। सबसे पहले अगर हम अनुच्छेद 25 को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ क्या होता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि राज्य किसी भी धर्म में आस्था रखने या ना रखने के बारे में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म को माने या ना माने। हमारा भारत एक सेक्युलर मतलब एक पंथ निरपेक्ष देश है जिसमें किसी विशेष पंथ को लेके, किसी विशेष धर्म को लेके राज्य प्रोत्साहन नहीं करता है, लेकिन राज्य क्या करता है कि सभी व्यक्तियों को अधिकार देता है कि वो अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में बोला गया है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध से संबंधित बातें कही गई हैं, जैसे कि राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, कि आप किसी भी चैरिटेबल पर्पस के लिए या अपने धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए किसी संस्था की स्थापना कर सकते हो। और आपको इसमें और अधिकार भी मिलते हैं अनुच्छेद 26 के अंतर्गत कि आप प्रबंध कर सकते हो अपने धार्मिक कार्यों का, और आपकी रक्षा लॉ भी करेगा आपकी प्रॉपर्टी की, जो आपने धार्मिक कार्यों के लिए अपनी प्रॉपर्टी अर्जित की है, आपने संपत्ति अर्जित की है, और लॉ भी उसके लिए उसको प्रोटेक्शन देगा कि अगर आपने वो प्रॉपर्टी लॉ के अकॉर्डिंग मतलब एक कानून के अंतर्गत आपने अर्जित की है तो लॉ की प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगी। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 27। इसमें बोला गया है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, कि किसी भी रिलीजन के लिए क्या है, अगर आप किसी रिलीजन में अभिवृद्धि करना चाहते हो, उसको बढ़ाना चाहते हो, तो आपको क्या है करों से मुक्ति मिलेगी, आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती अगर आप अपने धर्म को बढ़ाने के लिए कुछ कार्य कर रहे हो। फिर नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 28। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, क्या है कि आपको फ्रीडम है कि आपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन सुननी है या ना सुननी है शिक्षा संस्थाओं में। जैसे कि मैं किसी हॉस्टल में पहले रही हूँ तो वहाँ पे हमें फोर्स किया जाता था कि हमें डेली सुबह उठ के हनुमान चालीसा गानी पड़ती थी, और सुंदरकांड जब वो मानते थे वहाँ पे जो वहाँ के एमडी वगैरह थे, तो हमें भी वो सुंदरकांड वगैरह में पार्टिसिपेट करना पड़ता था वो एक शिक्षा संस्थान, लेकिन वहाँ पे ये सब बातें क्या थी कि हम पे लागू होती थी। लेकिन अनुच्छेद 28 क्या है कि हमें एक किस्म से स्वतंत्रता देता है कि वो मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं वहाँ पे अटेंड करूँ या ना करूँ। आइए ट्रिक से इनको याद कर लेते हैं कि क्या क्या बोला गया इन आर्टिकल्स में। तो इसको याद रखने का सबसे इजी वे है, सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिए कि जो हमारा चौथा मूल अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें
ये चौथा मूल अधिकार है और इसमें 4 ही आर्टिकल सम्मिलित हैं। एक अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। देखिए चौथा मूल अधिकार है और 4 इसमें आर्टिकल सम्मिलित हैं, 25, 26, 27, 28। अब मान लो कोई व्यक्ति है वो 25 साल का हो रहा है, मतलब सिल्वर जुबली, ये नंबर देखिए कितना अच्छा है। जैसे गोल्डन जुबली होती है ना 50 साल पे, वैसे ही सिल्वर जुबली 25 साल पे। मान लो आप 25 साल के हो गए, आपकी सिल्वर जुबली होगी, 25 साल का आपका जन्मदिन है। तो आपने क्या किया, किसी भी धर्म को आपने अपने मम्मी पापा से आप मतलब आप एक किस्म से आपने उनको बोला कि मुझे ये वाला धर्म मानना है। मान लो आप हिंदू हो लेकिन आप मानना चाहते हो जैन धर्म को, तो आप बोल सकते हो किसी को भी, आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि आप इस धर्म को मानो इसको ना मानो। मान लो 25 साल के हो गए आप, ऐसा कुछ नहीं है कि 25 साल के होने के बाद ही धर्म चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इजी वे में याद रखने के लिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि आर्टिकल 25 है कि जब मान लो आप 25 साल के हो गए, फिर आपको स्वतंत्रता मिल गई कि अंतःकरण की, मतलब आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, उसको मान सकते हो, उसके ऊपर आचरण कर सकते हो, उसका प्रचार भी कर सकते हो, आपको स्वतंत्रता मिल गई। कब मिली, जब आप 25 साल के हो गए, मतलब आ गया आर्टिकल 25 के अंडर। देखिए आर्टिकल 25 आपको क्लियर हो गया। अब अगर आपने किसी धर्म को मान लिया, उसका प्रचार कर लिया, तो उसका प्रबंध भी तो करना पड़ेगा आपको, उसको धार्मिक कार्यों को उनके मैनेज भी तो करना पड़ेगा। तो आ गया आपका नेक्स्ट आर्टिकल में, आर्टिकल 26 में। अब अगर आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं कि संस्थाओं का, चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी आप स्थापना कर रहे हो, और जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर कर रहे हो, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर रहे हो अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए, तो आपको क्या है, आपको सरकार टैक्स देने लग जाएगी कि आप टैक्स पे करो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको टैक्स से स्वतंत्रता मिलेगी, आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, आप बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने धर्म की वृद्धि के लिए वो कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसको याद रखने का तो बहुत ही इजी वे मैंने एक राइम जैसी खुद बनाई थी कि स्थाई मेरे भाई। देखिए स्थाई, स्थाई, स्थाई मतलब 27, तो स्थाई हम इसको बोल रहे हैं, मान लो आपके भाई का नाम है स्थाई, ठीक है, तो हम उसको बोल रहे हैं स्थाई मेरे भाई। आप 2-3 बार मेरे साथ बोलिए, स्थाई मेरे भाई कर दे मुझे टैक्स फ्री। क्या कर दे मुझे, टैक्स फ्री। आप किसी को बोल रहे हो स्थाई मेरे भाई कर दे मुझे टैक्स फ्री, कि स्थाई मेरे भाई मुझे टैक्स से फ्री कर दे। तो आर्टिकल स्थाई किससे रिलेटेड है, टैक्स फ्री से, मतलब इसमें फ्री ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स को हटा दिया गया है, टैक्स फ्री कर दिया गया है धर्म की अभिवृद्धि के लिए, जब आप कोई भी कार्य कर रहे हो। फिर अनुच्छेद 28 आ गया, इसमें जो शिक्षा संस्थाओं में अटेंडेंस से रिलेटेड है ये, कि आपकी खुद की मर्जी, आप अटेंड करो या ना करो। अब कोई 28 साल का आदमी है, इतना बड़ा है, 28 साल का है, उसको फोर्स थोड़ी कर सकते कि आप यहाँ पे आके हनुमान चालीसा गाओ या ऐसा करो। ऐसे याद रख लो कि 28 साल का आदमी बहुत बड़ा हो जाता है ना, उसको आप धार्मिक उपासना के लिए फोर्स नहीं कर सकते, उसको उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट, जो कि है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसमें कल्चर और एजुकेशन से संबंधित राइट दिया गया है। ये आता है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। ये 2 आर्टिकल जो हैं, देखिए 2 चीज़ों की बात की है, संस्कृति की और शिक्षा की, 2 चीज़ों की बात की, और इसमें 2 ही आर्टिकल सम्मिलित भी किए गए हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। इसमें बोला गया अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, कि जो भी माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, तो उनके हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे 2 के आगे क्या लिखा है, 9 कैसा लग रहा है, जैसे फांसी होती है, 2 और आगे क्या है, 9 फांसी की तरह लग रहा है। तो मतलब ये फांसी लग गई होती है अल्पसंख्यक वर्गों को, एक किस्म से वो समाज में घुट घुट के जी रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या, हम उनके हितों का संरक्षण करेंगे। अब उनके हितों का संरक्षण किस प्रकार से करेंगे कि हम उनको, मान लो कोई भी किसी की भाषा या किसी की लिपि, किसी का कल्चर तो बहुत ही डिस्टिंक्ट है, मतलब वो बहुत ही रेयर है, तो उनको अल्पसंख्यक वर्ग में सम्मिलित किया गया है। और ये इंडिया के किसी भी पार्ट में रहने वाले लोग हो सकते हैं, और ये अपनी भाषा, ये अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, ये अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। और जो कि राज्य है वो किसी भी नागरिक को
किसी संस्था में धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश करने से वंचित नहीं रख सकता है। मान लो किसी भी जो भारत है उसके किसी भी राज्य में लोग निवास कर रहे हैं, तो भारत में निवास करने वाले नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति है उसको बनाए रखने का अधिकार देता है अनुच्छेद 29, लेकिन वो अल्पसंख्यक वर्ग होना चाहिए। फिर अनुच्छेद 30 बोलता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको शिक्षा संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं, उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। ये दो हो गए संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। अब देखिए जैसे कि ये आर्टिकल था, ये फंडामेंटल राइट था हमारा संस्कृति और शिक्षा का। तो पहले तो इन्होंने बात की संस्कृति की, कि संस्कृति में क्या आ गया आपका, जैसे कि भाषा और लिपि वगैरह, तो आ गया अनुच्छेद 29 में, फिर उसका संरक्षण कर सकते हैं। और अनुच्छेद 30 में क्या आ गया, शिक्षा से संबंधित कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, पहले तो उन्होंने अपने हितों की को सुरक्षित कर दिया, प्रोटेक्शन कर दी। उसके बाद क्या कर सकते हैं, और शिक्षा से संबंधित आ गया कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं और प्रशासन भी कर सकते हैं, उनको अधिकार है। उसके बाद है अनुच्छेद 31, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। ये जो अनुच्छेद 31 है इसमें राइट टू प्रॉपर्टी था कि संपत्ति के अर्जन से संबंधित ये था, लेकिन इसको 44वें संवैधानिक संशोधन, ठीक है, कौन सा संवैधानिक संशोधन था, 44वां जो संवैधानिक संशोधन था और हुआ था 1978 में। देखिए 4+4 भी क्या होता है, 8। तो ऐसे याद रख लो कि जो 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1978 में, तो उसमें इसको निरसित कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था। हमारा जो 5वां मूल अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको तो हटा दिया गया था। कब हटाया था, 44वें संवैधानिक संशोधन में 1978 में। अब हम पढ़ेंगे अपना 6ठा मूल अधिकार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आते हैं अनुच्छेद 32, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अनुच्छेद 32 है इस अधिकार को, इस आर्टिकल को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा की संज्ञा दी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ये क्यों कहा है, क्योंकि यह अधिकार सभी नागरिकों को यह छूट देता है कि अनुच्छेद 32 जो है ये क्या देता है, कि यह सभी नागरिकों को यह छूट देता है कि वो अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं अपने मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए। और सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों की अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार की रिट जारी कर सकता है। वो सारी रिटें दी गई है अनुच्छेद 32 में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी, जो कि हैं बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो कौन कौन सी रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, लेकिन अभी हम इस वीडियो में इतना पढ़ लेते हैं कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 32 संबंधित है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, कि कोई भी व्यक्ति जा सकता है सुप्रीम कोर्ट तक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए 32, आदमी के दांत भी कितने होते हैं, 32, और दांत में दर्द क्या होती है, तो उसका होता है उपचार। तो ऐसे याद रख लो कि जब संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपसे पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल में है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है ये है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब उपचार शब्द आएगा तो उपचार से तो आपको पता ही है कि किसका उपचार करते हैं, 32 दांतों का। तो ये किसमें, अनुच्छेद 32 में। फिर आता है नेक्स्ट अनुच्छेद 33, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भाग है, कौन सा भाग, भाग 3 जो हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हम अपने सारे जो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, ये पढ़े, तो इनको प्रदान करने में क्या है, संसद को शक्ति है कि वो जो सशस्त्र बल होते हैं, मान लो जैसे कि सेना है हमारी, तो उनके ऊपर लागू करने में संसद को शक्ति है। अब कोई सैनिक ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे इस जगह पे भेजा जा रहा है, मुझसे मेरी जीने का अधिकार या मेरे बोलने का अधिकार छीना जा रहा है, क्योंकि उससे संबंधित संसद को शक्ति है ताकि देश की सुरक्षा को रखा जा सके। तो इसलिए अनुच्छेद 33 में क्या बोला गया है कि जो आर्म फोर्स हैं, पुलिस फोर्स हैं,
या इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है और जैसे भी कोई भी आर्म फोर्स वगैरह हैं, तो अनुच्छेद 33 में उनके जो अधिकार हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, संसद कर सकती है ताकि डिसिप्लिन बना रहे, इन सशस्त्र बलों में डिसिप्लिन बना रह सके, इसलिए उनके फंडामेंटल राइट्स को कुछ हद तक लिमिट कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 34। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। मान लो कि कहीं पे जो मार्शियल लॉ लगा हुआ है वहाँ पे जैसे कर्फ्यू वगैरह भी होता है, वहाँ पे सेना रखी गई है, धारा 144 के अंडर लगता है कर्फ्यू। तो मान लो कहीं पे कर्फ्यू लगा है या कहीं पे सेना रखी गई है ताकि वहाँ पे डिसिप्लिन बना रह सके, तो वहाँ पे लोगों के अधिकारों का निर्बंधन कर दिया जाता है। उनके अधिकारों को कुछ टाइम के लिए रोका, रिस्ट्रिक्शन उन पे लगाई जा सकती है। तो ये आता है अनुच्छेद 34 में। फिर आता है अनुच्छेद 35। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें लेजिस्लेशन दी गई है टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। तो जो हमने पूरा का पूरा अनुच्छेद भाग 3 पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, भाग 3, जिसमें हमने पढ़े फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें क्या बोला गया है, अनुच्छेद जो लास्ट वाला है अनुच्छेद 35, इसमें जो भी ये आर्टिकल है उनको प्रभावी बनाने के लिए कुछ लेजिस्लेशन दिया गया है, कुछ कानून दिए गए हैं कि किस तरह से इन फंडामेंटल राइट्स को प्रभावी तरीके से बनाया जा सके, मतलब अप्लाई किया जा सके। देखिए इसकी ट्रिक तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि 32 सिद्धांतों का हम उपचार करते हैं, तो ये उपचारों से, संवैधानिक उपचारों से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट आया था अनुच्छेद 33, ये था सशस्त्र बलों से। अब देखिए जो सैनिक होते हैं वो कैसे चलते हैं, एक सीरियल वाइज एक लाइन में चलते हैं ना, एक डिसिप्लिन में। तो देखिए ये भी कैसे चल रहे हैं, 3 और 3 एक साथ एक जैसे नंबर हैं, बिल्कुल सिमिलर इन्होंने ड्रेसअप किया हुआ है। तो ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये 2 सैनिक हैं, तो ये कैसे चल रहे हैं, देखिए एक बराबर बिल्कुल एक लाइन में ये चल रहे हैं। तो मतलब ये किससे रिलेटेड है, ये सशस्त्र बलों से, कि उनके संबंध में फंडामेंटल राइट्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 34। 34 तो ऐसे हो गया जैसे मान लो भी कोरोना की वजह से क्या हुआ था कि जगह जगह पे जैसे कर्फ्यू लगा हुआ था, कई जगह पे नाइट कर्फ्यू लगा था, कई जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ था। तो वहाँ पे कई जगह पे तो कुछ लोगों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वो फिर भी, और उनके अधिकारों का निर्बंधन कर दिया गया था, उनके अधिकारों में कटौती कर दी गई थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये सब बातें कब बोली गई हैं, अनुच्छेद 34 में बोली गई हैं कि उनके अधिकारों का निर्बंधन किया जा सकता है। लेकिन क्या, जब बहुत इंपॉर्टेंट कोई भी देश पे नौबत आ गई है, कोई भी इमरजेंसी आ गई है, तो उस कंडीशन में क्या है कि निर्बंधन अधिकारों का किया जा सकता है। उसके बाद 35, ऐसे याद रखना कि जो लास्ट वाला फंडामेंटल राइट है हमारा, उसमें बोला गया है कि जो जितना भी ये पूरा का पूरा भी हमने रामायण पढ़ा, जो भी हमने फंडामेंटल राइट्स अपने पढ़े, तो उन सब से रिलेटेड, उन सबको प्रभावी बनाने के लिए जो भी विधान है, जो भी लेजिस्लेशन है, वो सबसे लास्ट वाले आर्टिकल में दिया है। ठीक है, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।